हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुछ बड़ा करने वाले हैं। अचानक भारत ने मीटिंग रोक। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा से भारत को ये उम्मीद नहीं थी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा ड्रीम समिट था जो अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के कारण हमें ड्रॉप करना पड़ा है। टर्की के साथ भारत ने अब कौन सी नई डेवलपमेंट स्टार्ट की है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को रातों रात कौन से देश भेजा जा रहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यू चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान सिचुएशन के बारे में। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है और फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एंड इजराइल ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे। ईरान के लोग भी सड़कों के ऊपर उतरकर इस 2 हफ्ते के सीज फायर को अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इन्होंने मान लिया है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध जीत लिया है। मिडिल ईस्ट में भी कई सारे देशों ने अपने एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी ओपन कर दिए हैं और ईरान से भी फ्लाइट्स दोबारा से शुरू होने जा रही हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर आज कतर के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये 2 दिन का कतर दौरा होने वाला है। पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी एक दिन बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। जयशंकर सर की विजिट 11 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट डे 12 अप्रैल को वो वापस भारत आ जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि आज से ईरान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान आना स्टार्ट कर दिया है और 2 दिन के बाद से अमेरिका के ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका और ईरान ये दोनों मिलकर अगले 2 हफ्तों तक के लिए एक फाइनल पीस एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस करेंगे और वो नेगोशिएशंस होंगी पाकिस्तान के अंदर और उसका नाम रखा गया है पाकिस्तान अकॉर्ड। अब एंड मोमेंट के ऊपर पता चलेगा कि अमेरिका का डेलीगेशन कौन लीड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट का कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ही नेगोशिएशंस लीड करने के लिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण हो सकता है कि जेडी वांस पाकिस्तान नहीं जाए। फिलहाल तो ईरान और अमेरिका के बीच अभी ये मुझे नहीं पता ये कब आया स्टेटमेंट, पर जो हमने सुना था लेटेस्ट उसमें ये बोला गया था कि जेडी वैंस जाएंगे और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा था सिक्योरिटी यूएसए की सिक्योरिटी जो है वो होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिक्योरिटी विल बी जो है वो यूएसए की जा रही है साथ में। सीज फायर अनाउंस हो गया है, लेकिन ईरान में जो भारत की एम्बेसी है वो अभी भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान में जो भारत की एम्बेसी है उसने एक स्टेटमेंट इशू करके ईरान में प्रेसिडेंट सभी इंडियंस को कहा है कि 7 अप्रैल 2026 की जो एडवाइजरी है उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है और रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए हमारा आग्रह है कि जो भी इंडियंस अभी भी ईरान में प्रेजेंट है उन्हें स्ट्रांगली यानी सख्ती के साथ बोला जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, बाहर आ जाएं और ये काम एम्बेसी के कांटेक्ट में रहकर करें और सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीज फायर जो है एक चाल चली हो यूएसए ने कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो हैं अपने लोगों को निकाल लें उससे पहले कि हम अपना फाइनल जो है ऑपरेशन करें। ये भी हो सकता है, पर ये लोग तो जो अपने आप को बड़े ज्ञानी बाबा बोलते हैं उनको ये दिमाग में नहीं आएगा। ये भी हो सकता है, अंदर से हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग मैं एक्सपर्ट हूँ, बाकियों की तरह बोलते हैं ना हम तो एक्सपर्ट हैं, हमें तो सब पता है। मैं बोलूँ ये हो सकता है, मेरा थ्योरी है। वही रूट्स इस्तेमाल करें जो एम्बेसी ने सजेस्ट किए हैं। अब इसका मतलब है कि भारत सरकार को अभी भी एक खतरा लग रहा है कि युद्ध दोबारा कभी भी स्टार्ट हो सकता है। फिर से सिचुएशन खराब होने के चांसेस हैं, इसलिए शायद तभी भारत की एम्बेसी इंडियंस को दोबारा से जल्द ईरान से क्यों सिचुएशन खराब होने के चांसेस है? क्योंकि यूएसए बिना यूरेनियम लिए निकलने नहीं वाला और अगर उन्हें थोड़ा सा भी उसमें करने की कोशिश की तो वहीं सीज फायर वहीं खत्म हो जाएगा। बाहर आने के लिए कह रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान के बाद भारत ने अब टर्की के साथ भी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का फ्रेश राउंड स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज न्यू दिल्ली में भारत और टर्की के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस की 12th राउंड की बातचीत हुई है। अब ऑब्वियसली कि अगर ये मीटिंग भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है तो इसके लिए भारत ने टर्की को इनवाइट किया था और टर्की को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्की की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिस बैरिस एकिंची भारत आई हैं और भारत को रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट रीजन। टर्की ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में हेल्प किया था ना पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स भेजकर। टर्की गेस्ट इंडिया के जॉर्ज सर ने। अभी जो भारत और टर्की के बीच 12वें राउंड की कंसल्टेशंस हुई हैं ये 4 साल के बाद हुई हैं।
इससे पिछले राउंड की टॉक्स हुई थी साल 2022 के जून महीने में, यानी कि 4 साल से भारत और टर्की के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस रुकी हुई थी, डिप्लोमेसी नहीं हो रही थी, और अब जाकर भारत ने टर्की के साथ भी टॉक्स वापस से रीस्टार्ट कर दी है। अब खास बात यह है कि अजरबैजान के साथ जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुई थी उसमें हिस्सा लेने के लिए भी विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट रीजन सीबी जॉर्ज सर अजरबैजान गए थे, और उन्होंने ये अजरबैजान और टर्की इन दोनों मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। वैसे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अजरबैजान और ये टर्की इनके साथ ही फॉरेन कंसल्टेशन मीटिंग के बाद आगे के रिलेशंस कैसे चलते हैं और इसका क्या नतीजा निकलता है। एंड अगर ये फिर से जम्मू कश्मीर मसले के ऊपर भारत को टारगेट करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मीटिंग्स भी फेल हो गई हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कॉप समिट के बारे में, क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर जाकर भारत की सरकार ने कॉप समिट को होस्ट करने से ही इनकार कर दिया है। एंड इसके पीछे का कारण है भारत सरकार अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एंड ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं इनकी पॉलिटिक्स से तंग आ गई है। इन्होंने भारत को एक बड़ा फैसला लेने के ऊपर मजबूर कर दिया है और ऐसा प्लान ड्रॉप कर दिया है जिसके लिए मोदी सरकार काफी एक्साइटेड थी, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉप समिट एक तरह का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। इसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना और जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं इसको कैसे रोका जाए इसके ऊपर चर्चा होती है। यूनाइटेड नेशंस के 198 देश इसका हिस्सा हैं और हर साल किसी एक देश में कॉप समिट रखा जाता है जहां पर दुनिया के सभी देशों के लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स आकर इस समिट में हिस्सा लेते हैं और जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा होती है। अब ये प्रोसेस साल 1995 से चलते आ रहा है और हर साल कॉप समिट होता है। पिछले साल का कॉप 30 समिट हुआ था ब्राजील में। अब ये जो कॉप समिट होता है इसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये इस तरह के जितने भी डेवलप्ड देश हैं जिन्होंने खुद डेवलपमेंट कर ली है, अब ये तमाम देश यहाँ पर बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये भारत जैसे डेवलपिंग देशों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम अपने एमिशंस को कम करते रहें, जबकि डेवलपिंग देशों को इस समय सस्ती एनर्जी की सख्त जरूरत है। कहने का मतलब है कि कॉप समिट पिछले भैया यूएसए तो बाहर आ चुका है इससे, वो कह रहे फालतू के चोंचले फोंचले हैं, तो ये यूएसए तो इसमें है ही नहीं, तो अब डील करो बाकियों से। अब पेरिस से बाहर आ गया था, उसने तो पहले ही कहा था कि तो फालतू के तमाशे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सालों से तो वो तो मतलब इन अदर वे इंडिया जिस बोल रहा है कि भैया तुम ये करते हो, वो तो उस हेल्प ही की है इंडिया की और बाकी देशों की। यूएसए ने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड। डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनको जो है डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनका साथ ही दिया यूएसए ने निकल के बाहर। नेगोशिएशंस कम और लड़ाई और डिसएग्रीमेंट्स के लिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर साल क्लाइमेट की फाइनेंस और इक्वल रिस्पांसिबिलिटी के नाम के ऊपर सभी देशों के बीच झगड़े हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, अफ्रीका और इस तरह के जो तमाम देश हैं ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकली अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप, ये जितने भी कंट्रीज हैं जो आज की डेट में डेवलप्ड हो चुकी हैं, ये कई सेंचुरी से पॉल्यूशन करते आ रही हैं। इसके लिए इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे भी दें और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। ऐसा थोड़ी ही होता है कि ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, ये तो ऐसा हुआ कि हम अकड़ के भीख भी मांगेंगे। यही बात हुई ना कि भैया तुम तो आगे निकल गए, अब हमें आगे निकलना है तो हमें तुम दो, हमें तुम पैसे दो, तुम अपनी टेक्नोलॉजी दो। ऐसा थोड़ी चलिए जो भी है, यूएसए तो बाहर है तो उससे गरीबी नहीं है और ये तमाम अमीर देश एक साथ फंड्स को कलेक्ट करके साल 2035 के बाद $1.3 ट्रिलियन पर ईयर। वो जब बने थे उनको किसी ने हेल्प थोड़ी कोई की थी, वो खुद ही बने हैं ना, तो बाकी देशों को भी खुद ही बनना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते दूसरे देश की भाई हमें पैसे दो, टेक्नोलॉजी दो, ताकि हम तुम्हारे जितने हो। फोटो में जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है दिखा रखी हैं ब्लू में, ठीक है, उसमें आपको यूएस, कनाडा, पता ग्रीनलैंड का आ गया, पूरा यूरोप नज़र आ रहा है, जापान नज़र आ रहा है, कोरिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टास्मेनिया वगैरह नज़र आ रहा है। इन ट्रांजिशन में कौन आ रहा है? इन ट्रांजिशन में आपको नज़र आ रहे हैं रशिया वाले। रशिया इन ट्रांजिशन में है मोस्टली, और वहाँ पे छोटा सा चिली लग रहा है, चिली। उसके बाद लेस डेवलप्ड में कौन आ रहा है? लेस डेवलप्ड में इंडिया आ रहा है। ट्रांजिशन में नहीं है, जो विश्व गुरु चाहिए था आपको वो लेस डेवलप्ड में आ रहा है, और चाइना भी लेस डेवलप्ड में आ रहा है, जबकि वो एक्चुअली है नहीं लेस डेवलप्ड। सऊदी अरेबिया वगैरह आ रहा है। लीस्ट डेवलप्ड में अफ्रीका की कुछ कंट्रीज आ रही हैं। वहाँ पे अफगानिस्तान दिखा रहे हैं, कौन सा दिखा रहे हैं? इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं किया, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने पता नहीं, क्योंकि उस पे फ्लैग आ गया हमारा। लीस्ट डेवलप्ड दिखा है अफगानिस्तान। अच्छा। और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए प्रोवाइड करते रहे, यानी डेवलपिंग देशों की मांग है कि एक अलग से फंड स्टार्ट किया जाए जिसमें तमाम डेवलप्ड देश अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालें, और ये होना चाहिए टोटल $1.3 ट्रिलियन। और फिर जो सारा पैसा है ये दिया जाना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो भी क्लीन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट कर सकें। खुद ना होए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तुम खुद नहीं करोगे। लेकिन पिछले जो कॉप समिट हुए हैं उनमें डेवलप्ड देशों ने कहा कि फिर ऐसे करते हैं, वो जो उससे भी नीचे हैं वो डेवलपिंग से बोल देते हैं कि तुम हमको दे दो,
ऐसे ही करना चाहिए ना चलिए फिर। देखते हैं होता क्या है, और मतलब वो डेवलप्ड बोलेगी भाई मैंने तो अपनी मेहनत से किया, अपने आप किया। इसमें कह रहे हैं इंडिया ने होस्ट नहीं किया। ओके चलो, हाँ, उनको लग रहा होगा ये सब क्या कचरा है। वो सिर्फ 300 बिलियन डॉलर्स पे करने के लिए तैयार हैं। यानी 1300 बिलियन डॉलर्स की मांग है, उसमें से केवल 300 बिलियन डॉलर्स देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो 300 बिलियन डॉलर्स भी दिए जाने की बात बोल रहे हैं, ये भी अधिकतर लोन्स के रूप में देने की बात बोल रहे हैं। यानी ये जो 300 बिलियन डॉलर्स की ग्रांट भी नहीं है, जिसका मतलब है कि कल को ये पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को इन डेवलप्ड देशों को वापस करना पड़ेगा। और कई सारे लो इनकम वाले देश इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि वो ये लोन वापस भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर से डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी पैरामीटर्स बनाए जाएंगे वो सभी देशों के लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि हमें अब डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे देशों के अंदर बढ़ रही है, जिसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एनर्जी डिमांड हर साल बढ़ रही है। उसके लिए पूरी तरह से क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि डेवलप्ड देशों के पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है और टेक्नोलॉजी भी कहाँ से है। आई? इसलिए डेवलपिंग खुद की कंट्रीज है को ना। कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब मसला ये है कि इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्गुमेंट्स के कारण पिछले कुछ सालों से कॉप समिट हर बार फेल साबित हो रहे हैं। तभी तो अब अगर कोई बंदी कर summit दो। लगातार कई साल तक फेल होते रहेगा, उसके कारण क्या होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती होता है। है। और आज की डेट में कॉप समिट्स के साथ यही हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खुद ही कॉप समिट की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए आ ही नहीं रहे और वो दूरी बना रहे हैं। एक समय पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, यूएस प्रेसिडेंट और जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे, ये सभी कॉप समिट्स को अटेंड करने के लिए आते थे। सभी देश के अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते थे। लेकिन अब रिसेंटली पिछले कुछ सालों से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने आना बंद कर दिया है और सब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं। अमेरिका तो पिछले कुछ सालों से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, यानी अमेरिका का डेलीगेशन कॉप समिट्स में आता ही नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि सारी कंट्रीज बोलते हो, जब भी पैसा का नाम होता है सब कंट्रीज चाहे वो डेवलप्ड हो डेवलपिंग हो यूएसए की तरफ देखती हैं। तुम पैसा दो भैया, गाली भी यूएसए खाए, पैसा भी खा लेते हैं। या यूएसए टैक्स पेयर को नहीं देना, एंड ऑफ स्टोरी। और एंटी यूएसए कंट्रीज को तो वैसे ही नहीं देना चाहिए। पिछले 2-4 सालों से कॉप समिट्स में कम ही जा रहे हैं। ऐसे में ये सारी चीजें देखते हुए भारत ने डिसाइड किया है कि साल 2028 का जो कॉप 33 समिट भारत में होने वाला था, जिसको भारत ने होस्ट करना था, उसको अब हम होस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है अच्छा, कि बिड भी करना पड़ता है। होने वाले कॉप 33 समिट को इसको होस्ट करने के लिए भारतीय सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था उसको वापस ले लिया गया ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसमें खर्चा अपने देश का होएगा, जो आएंगे उनका रहना खाना पीना सब कुछ। बेटर नॉट टू डू इट। बहुत अच्छा डिसीजन है। जब लीडर्स ही नहीं मेन मैन आने तो करके क्या करना है हमने। साल 2023 में दुबई की कॉप 28 समिट में ये अनाउंस किया था कि भारत कॉप 33 को होस्ट करना चाहता है, जो कि साल 2028 में होने वाला था। और पिछले साल 2025 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी इसके लिए डेडिकेटेड सेल भी बना लिया था, यानी एक तरह से तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। अब होता क्या है कि जो भी होस्ट कंट्री होती है उसकी अनाउंसमेंट 2 साल पहले कर दी जाती है। इसका मतलब है कि जो 2028 में कॉप 33 समिट होना है उसकी अनाउंसमेंट इसी साल 2026 में होनी है। यानी कि भारत को होस्टिंग राइट्स इसी साल मिलने वाले थे। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन भी देशों ने कॉप 33 समिट को होस्ट करने की इच्छा जताई थी, अप्लाई किया था, उनमें से किसी एक देश को इस साल सिलेक्ट किया जाना था। लेकिन भारत ने अब एंड मोमेंट के ऊपर अपनी कैंडिडेसी विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है। और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इनको लेटर भेज के इन्फॉर्म भी कर दिया है कि हम कॉप 33 समिट को होस्ट नहीं करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार पहली बार किसी कॉप समिट को होस्ट करने वाली थी। भारत ने पिछली बार कॉप समिट को साल 2022 में होस्ट किया था और उस समय इसका नाम था कॉप 8 समिट। हालांकि उस समय इतना हाई प्रोफाइल इवेंट नहीं हुआ करता था। ग्लोबल लीडर्स का इंटरेस्ट और सीरियसनेस कम होना, डेवलप्ड कंट्रीज का कंपनसेशन ना देना, अब ये तो 2 मेजर कारण हैं ही। लेकिन एक और मेजर कारण ये भी है कि होस्टिंग की कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स ये भी अपने आप में भारतीय सरकार के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। मैं तो वहीं पे बोल दिया था कि भैया इतना खर्चा देश का करने का कोई फायदा ही नहीं है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको भी आने का कोई फायदा नहीं है। क्या आके क्या पैसे देने के लिए आए? हाँ, वो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तभी तो ट्रम्प ने तो पहले ही शुरू में ही कह दिया था कि भैया ये सब बेकार की चीजें हैं, ये नहीं कि इसको दो उसको दो पैसे, ये करो वो करो। मैं भी एग्री करती हूँ भैया, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो भैया। नहीं होता तो कर लो पोल्यूशन, तुम जितना करना है। पहले उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियलाइज देशों ने किया था तो नोबडी वाज स्टॉपिंग। तभी आप उस टाइम कर सकते थे, पर आप लोग स्लो थे, नहीं हुआ। किसने रोक के थोड़ी को रखा हुआ था आपको कि आप उस टाइम डेवलप ना हो। अपने बलबूते पे हो जाओ, नहीं होना तो फिर ठीक है। आपकी सबसे, अगर आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा हार्म आपके ही देश के लोगों को हो रहा है। सारी चेंज हो चुकी हैं। अमेरिका तो इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं है।
मतलब ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं, कुछ बनाते नहीं वही है, तो। सिर्फ इम्पोर्ट ही होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ठीक लिया कि अपने पैसे क्यों बर्बाद करने ऐसी चीज पे जिसका कोई फायदा ही नहीं है, जहाँ पे मेन लीडर्स ही नहीं आने, तो क्या छोटे मोटों को बुला के क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।